ओके बेटा, देखिए मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ कर्व बैंक रोड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार आया है, पूछा गया है। बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। इवन इसका जो फॉर्मूला है वो भी नीट में पूछा गया। आज आपने सुबह में पूछे थे वही, तो नीट में डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा गया है। याद होगा आपको, मैंने बताया था पहले, कल हम लोग ने जब बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में पढ़े थे, मैंने आपको दो स्पीड के बारे में बताया था, एक ऑप्टिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड। मैंने आपसे कहा था कि ऑप्टिमम स्पीड, इसको मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड भी कहते हैं। अगर ऑप्टिमम स्पीड का लेवल आप क्रॉस करते हैं तो गाड़ी के टायर घसते हैं, गाड़ी पलटती या स्किड होकर आगे नहीं चले जाती। मगर अगर आपने मैक्सिमम स्पीड का लिमिट क्रॉस कर दिए तो आपने बोलते हद कर डाले अपने, है ना। अब अगर आप हद कर डाले आपने तो फिर भाई मसला क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ इश्यू ज़रूर होगा गाड़ी को। गाड़ी फिसल के एकदम आगे निकल जाएगी या टॉपल हो जाएगी, पलट जाएगी, है ना। इस तरह की कुछ ना कुछ सिचुएशन होगी। तो किसी भी गाड़ी की किसी कर्व्ड बैंक रोड पे आपका मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या होगा वो पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बना लो। तो देखो, ये अगर गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो ये सबसे पहले तो उसका आएगा वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, फिर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फिर उसके बाद एक और चीज़ अब आएगी, क्योंकि देखो अब आपने ऑप्टिमम स्पीड का लेवल क्रॉस कर दी, तुमने ऑप्टिमम स्पीड लेवल को क्रॉस कर दी, तो अब तुम्हारी गाड़ी के टायर घसेंगे, और अगर गाड़ी के टायर घसेंगे तो वहाँ क्या पैदा हो जाएगा? फ्रिक्शन, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा हो जाएगा। और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहाँ खींचता है? सेंटर की तरफ। तो अब देखो, सेंटर इसका इस तरफ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर आता है अलोंग द रोड सरफेस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुछ इस तरह से यहाँ पर आएगा, है। अब ऐसा है कि देखो यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट्स बनाते चले जाऊँ, देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, और ये हो जाएगा n cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका n sin थीटा। सिमिलर टू दैट देखो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी खींचता हूँ और एक स्ट्रेट लाइन इधर खींचता हूँ, है ना। अगर ये एंगल थीटा, तो यू वेरी वेल नो कि ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा f cos थीटा, और ये जो एरो आ रहा है ये क्या हो जाएगा? f sin थीटा। अगर प्रॉपर तरीके से मैं गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो प्रॉपर तरीके से अगर गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाते हैं तो मैं देखूंगा इस साइड में इसको लग रहा है वेट mg और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऊपर की तरफ लगा है n cos थीटा, और ये रहा सादा नॉर्मल रिएक्शन, और n sin थीटा, और साथ ही साथ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कंपोनेंट f cos थीटा, सॉरी यहाँ f sin थीटा था, है ना, f sin थीटा, और भैया इनका जो रिजल्टेंट आया दैट इज़ f। हालांकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काफ़ी कम होता है वेट से। आइडियली ये एरो मैंने बड़ा नहीं छोटा बनाना चाहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, बट डजेंट मैटर, इतना डीप में कोई नहीं देखता, है ना। मालूम आते तो अपन बोल देते कि नहीं भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेट से ज़्यादा नहीं रहता, मगर फिर भी इतना डिटेल में कोई नहीं देखता। तो ये मैंने गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं उसके ऊपर विथ कंपोनेंट्स देख लो अच्छे से। वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये टेढ़ा है ना, ऐसे नीचे आया हुआ, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स आपका n cos थीटा, n sin थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट f cos थीटा, f sin थीटा। चलो ठीक है, ये सारी बातें आ गई। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे वो देखो, स्टार्टिंग में तो हम लोग यही बोलते हैं, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास स्मॉल m ट्रैवलिंग along the curved bank road with maximum speed, maximum है स्पीड v। तो कंसिडर करो एक गाड़ी है जिसका मास स्मॉल m है, वो कर्व बैंक रोड m पे ट्रैवल कर रहा है विथ मैक्सिमम स्पीड स्मॉल v, ठीक है।
तो फिर सबसे सेकंड पॉइंट में हम लोग जो बोलेंगे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल, व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वाइल मूविंग along the curved banked road। जब ये व्हीकल कर्व्ड बैंक रोड के साथ साथ आगे बढ़ेगा उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो उस पर एक्ट हो रहा है वो रहेगा वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सबसे पहला जो उस पर फोर्स एक्ट हुआ वो था वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल N परपेंडिकुलर टू रोड सरफेस, रोड के सरफेस को परपेंडिकुलर, ये दूसरा फोर्स। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा फोर्स क्या होगा? फिर तीसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग along the road surface, force of friction इसको स्मॉल f से देता हूँ, acting along the road surface towards the center of circle। जो रोड सरफेस के साथ साथ एक्ट हो रहा है और रोड उसकी तरह सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग अगले पॉइंट में जैसे ये कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, उनको दो कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है, इनटू टू कंपोनेंट्स। जैसे कि नॉर्मल रिएक्शन को n cos थीटा और n sin थीटा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को n f cos थीटा f sin थीटा। फिर मैं बोलूँगा ठीक है फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम को अच्छे से स्टडी करूँ तो वहाँ से मैं ये बात कह सकता हूँ कि यहाँ पर n cos थीटा ये mg प्लस f sin थीटा के बराबर रहेगा। n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा। देखो ना, ये अब गाड़ी को ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है n cos थीटा, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है ना, mg प्लस m sin थीटा। तो तुमको नहीं लगता मैं यहाँ पर लिख सकता कि mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा माइनस f sin थीटा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1, है ना। अच्छा देख, ये तो समझ में आ गया कि देखो गाड़ी को टोटल ऊपर वाला लगने वाला फोर्स और गाड़ी को टोटल नीचे लगने वाला फोर्स बैलेंस रहेगा। गाड़ी ऊपर उछलते उछलते भाग रही, क्या सीधी जा रही ना नीचे ज़मीन में धंस रही, ना हवा में उड़ रही। इसका मतलब जो ऊपर फोर्स लग रहा और जो नीचे फोर्स लग रहा वो कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, फिर इसी तरह मैं बोलूँगा देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो पूरा का पूरा फोर्स है कौन कौन सा, n sin थीटा और f cos थीटा है। ये किधर डायरेक्टेड है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये किधर डायरेक्टेड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये गाड़ी का टर्न कैसे लेती है गाड़ी, ये ऐसा टर्न ले रही है ना, ये रोड ऐसा बैंक्ड है, ये रोड ऐसा बैंक्ड है और गाड़ी यूं करके टर्न ले रही है। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल इधर है। तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल अगर इधर है तो ये n sin थीटा f cos थीटा ये दोनों फोर्सेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो ये कौन से फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस f cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर डालो इक्वेशन नंबर 1 से। v स्क्वायर अपॉन आर जी है ना, mm कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर जी एंड साइन थीटा प्लस f cos थीटा अपॉन n cos थीटा माइनस f साइन थीटा, है ना। तो ये इस तरह से आ गया। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को आप क्या लिख सकते हो,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को म्यू एन लिख सकते हो आप, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और इस बार शायद बताने की ज़रूरत नहीं कि म्यू एस क्यों आया जबकि गाड़ी मोशन में है। एन साइन थीटा प्लस म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन दैट इज कॉस थीटा, एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन साइन थीटा। डोंट यू थिंक कि यहाँ से n को कॉमन निकाला जा सकता है? और अगर n को नॉर्मल रिएक्शन को कॉमन निकालूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बचता क्या फॉर्मूले में? वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब अगला काम आपको क्या करना है, देखो गौर से है। नेक्स्ट टास्क आपको ये करना है, ऊपर से और नीचे से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन निकालना है। तुम किसको कॉमन निकालोगे? कॉस थीटा को कॉमन निकालो। देख फिर अब क्या होता, ये वी स्क्वायर अपॉन आर जी तो जैसे के वैसे ही आ गया। तुमने यहाँ से कॉस थीटा कॉमन निकाले, यहाँ कॉस थीटा था तो निकल गया, यहाँ है क्या? नहीं है तो कहाँ आएगा वो? डिनोमिनेटर में आएगा। गुड, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस। यहाँ से कॉस थीटा निकल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वी स्क्वायर अपॉन आर जी इज इक्वल टू म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब आगे क्या? आर जी को उधर भेजा, आर जी को मैंने कॉमन में भेज दिया, म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। स्क्वायर रूट ले लो, वन माइनस म्यू एस टेन। दिस इज योर formula for maximum speed of a vehicle along curved bank road. अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। आई बात समझ में है ना? अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलॉन्ग अ कर्व्ड बैंक रोड। यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड से आप गाड़ी को चला सकते हो बिना हिचकिचाहट के, बिना कोई प्रॉब्लम के। हिचकिचाहट तो नहीं बोलना चाहिए, है ना? बिना गाड़ी को पलटे। आया समझे? वंस अगेन अगर आपने नोटिस किया होगा वहाँ मास ऑफ द व्हीकल नहीं है। दैट मीन्स व्हाट? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल। ये जो फॉर्मूला है एक छोटी सी अल्टो कार के लिए भी है, ट्रक के लिए भी है, सेम है दोनों के लिए, है ना? मान लो ये फॉर्मूला डाला मैंने, बोला यहाँ का गाड़ी की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर है। अगर तुम 80 के ऊपर करोगे तो भैया गाड़ी पलट जाएगी, या आगे गिर जाएगी, आगे पलट के आगे चले जाएगी, या सड़क के आगे स्किड होकर खाई में गिर जाएगी। तो वो जो स्पीड लिमिट है वो सिर्फ कार के लिए है क्या? नहीं, वही स्पीड लिमिट एक बड़े से ट्रक के लिए भी है, एक छोटी सी कार के लिए भी है। आया समझ? देख लो। चलो हो गए। इधर लेफ्ट साइड का पार्ट हुआ, दिस पार्ट ठीक है, लिखो। So next topic, leaning of a bike on horizontal curved road. अगर मेरे पास ये रोड सरफेस दिया है, एक गाड़ी कुछ इस तरह से पहले चल रही थी, इमेजिन कर लो ये बाइक पहले इस तरह से थी, है ना? अक्सर आपने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने भी किया होगा, जब आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको टर्न लेना है तो गाड़ी को आप हल्का सा लीन करते हैं। स्पोर्ट्स बाइक जब आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा वो तो कुछ ज़्यादा ही लीन करते हैं, पूरा ऐसा झुका देते हो। तुमको क्या लगता कि अगर मुझे कर्व्ड रोड पे बाइक को हाई स्पीड में टर्न लेना है, बाइक को हाई स्पीड में टर्न लेना है, तो क्या रोड को बैंक करना ज़रूरी है क्या? उस वक्त बैंकिंग ऑफ रोड इज़ कंपलसरी। जैसे कार के लिए, ट्रक के लिए, ऐसे जो 4 व्हीलर्स होते हैं, अगर आप इनको
आप अपने रोड पे मतलब हाई स्पीड से टर्न लेना चाहते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है, आप म्यू की वैल्यू को और ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, मगर आप और भी ज़्यादा स्पीड से टर्न लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोड को बैंक करना पड़ेगा, जो कि ऐसा होता है रेस कोर्सेज में होता है ना। अगर फार्मूला 1 रेसिंग कोर्स कार वो देखेंगे आप, रेस कोर्स आप जो भी एक कार्स जनरली आते हैं तो उनके रेस कोर्स अगर देखेंगे तो वहाँ पर रोड को अच्छा खासा बैंक किया जाता है, मगर आपने नोटिस किया होगा जहाँ पर बाइक रेसेस होती हैं वहाँ के रोड को बैंक नहीं करते वो लोग, है ना, वो फ्लैट ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बोले ज़रूरी नहीं है, अगर बाइक को आप टिल्ट करके वो जो आप नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लेते थे एन साइन थीटा, जो आपको ज़रूरी सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था, वो बाइक को टिल्ट करके हासिल हो जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल गाड़ी इस तरह से, मगर जैसे ही इसको टर्न लेना है वो क्या करता है, अपनी इनिशियल पोजीशन से थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर देता है। अब टिल्ट कर दिया उसने हल्का सा, तो अब नॉर्मल रिएक्शंस को इस तरह से फील होता है बाइक को टिल्ट करने की वजह से। वंस अगेन मैं कहूँगा इस पे लगने वाले फोर्सेस, तो एक तो है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन, और मान लो आपने थीटा एंगल से टिल्ट किया है तो n cos थीटा और n sin थीटा, है ना, n cos थीटा और एक n sin थीटा। एज यू कैन सी यहाँ पर n cos थीटा किसे बैलेंस कर रहा है, वेट mg ऑफ द व्हीकल, और n sin थीटा एज यू कैन सी इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, सो इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स वंस अगेन एज बिफोर। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इफ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा mv स्क्वायर अपॉन r mg, mm कैंसिल, nn कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg, या थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। तो दैट्स, देखिए यहाँ पे अगर आप इतनी स्पीड से चला रहे हैं और आप जब टर्न ले रहे हैं तो आपके टर्निंग रेडियस इतना है, तो उसके हिसाब से आपको इतने एंगल से बेंड होना चाहिए, है ना। उससे अगर कम एंगल रखोगे तो आप प्रॉपर टर्न नहीं ले पाओगे, आप आगे हिट कर दोगे। अगर उससे आप ज़्यादा का एंगल बेंड करोगे तो आप गाड़ी स्किड होती है, हो सकती है, स्लिप हो सकती है। मेरे दोस्त को ये नहीं मालूम था ना, वो फिजिक्स नहीं पढ़ा था उसने, लेकिन तो इसी वजह से उसने क्या किया, स्पीड लिमिट के हिसाब से ज़रा ज़्यादा ही एंगल बैंक कर दिया उसने, और भाई बैंक किया उसने, गाड़ी स्लिप मार गई, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि ये बताता है कि आपको पर्टिकुलर स्पीड से अगर ट्रैवल करना है तो कितना एंगल से बैंक करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपके बाइक्स में नहीं, एरोप्लेन में भी होता है। एयरप्लेन जब ट्रैवल करता है तो आपको जो नीचे से हवा का प्रेशर रखता है, हवा का जो फोर्स होता है, वो आपको प्लेन को ऐसा होल्ड करके रखता है, इस तरह से हवा में होल्ड करके रखता है। अब जैसे अगर बाई चांस कभी कभी आप मान लो स्टॉलिंग होता प्लेन का, धड़ करके नीचे आ जाता, हाँ, जस्ट मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था, मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो MD डॉक्टर है, सदफ नाम है, उसको बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। तो बस कुछ वक्त मतलब हार्डली 1 महीना पहले हमारी इसी चीज़ सिलसिले में बात हो रही थी। वो बता रही थी कि मैं रायपुर से, बोले वो रायपुर से सूरत जा रही थी बाय प्लेन, तो बता रही है, बोले हम लोग ने तो कल में पढ़ लिए थे, बोले रायपुर से सूरत जा रही थी वो। तो क्या हुआ कि कई बार होता है ऐसे ही, नॉर्मल है कि क्या होता है, जब प्रेशर रहता है अचानक से कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से या कुछ होने की वजह से हवा का प्रेशर वहाँ पर एग्जैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। तो जब उस रीजन में वो प्लेन एंटर करता है तो सीधा धड़ करके स्टॉल होता हो, एकदम नीचे गिरने वाला जैसे सिचुएशन आ जाता है। अब जैसे तुम सोचो, तुम कोई गाड़ी में ऊपर बैठे हो, अचानक गाड़ी नीचे गिरी तो कैसा अपन ऊपर यूँ फेंके जाते, वही सिचुएशन हो गई थी। तो बोले हम लोग अच्छा खासा, बोले 100-200 मीटर नीचे गए हम लोग, बोले ऐसा शायद, बोले अंदाज़ा उसने लगाई, पता नहीं एग्जैक्ट कितना था, बोले शायद हम 100-200 मीटर एकदम नीचे गए हम लोग। तो बोले सोचे इस बार गया वो क्रैश हो गया और हम गए, है ना, मैंने कल में पढ़ ली थी, बोले। तो ये अक्सर होता है कि भैया ये एयर प्रेशर जो है आपको होल्ड करके रखता होता है, ये कॉमन है, कई बार ऐसे एक्सीडेंट्स हुए इसके से। तो ऐसा है कि जब आपका एयर प्रेशर जो लग रहा है होल्ड करके रख रहा है, और जब आपको टर्न लेना है तो आप क्या करते हो, बैंक करते हो प्लेन को भी। और जब आप प्लेन को इस तरह से बैंक करते हो
तो वही एयर प्रेशर का नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्ट इसके जैसा एयर प्रेशर का, क्योंकि अब आपने ऐसा टिल्ट ले ली ना, तो एयर प्रेशर का नॉर्मल रिएक्शन ऐसा जनरेट होगा, उसमें से n cos थीटा है n sin थीटा, तो n sin थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स और इट विल हेल्प द बैंकिंग या फिर टर्निंग ऑफ दैट एरोप्लेन। वो एयरप्लेन को टर्न लेने पे क्या करता है, मदद करता है। आई बस समझ में, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि n sin थीटा इज द फैक्टर दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स ओवर हियर एज वेल एंड देयर एज वेल, ध्यान रखना, ठीक है। Next, the concept of well or wall of death. वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ, क्या है ये वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ? मौत का कुआं, है ना, अभी आजकल तो काफ़ी मशहूर है ना। तो भैया वेल ऑफ डेथ वॉल ऑफ डेथ देखा तो सभी होगा, अपने हर किसी ने देखा ही होगा, है ना, कि वो मौत के कुएं पे वो लोग जो बाइक्स चलाते हैं। तो अगेन वो स्टंट से ज़्यादा फिजिक्स है। अब वो कैसे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वेल ऑफ डेथ इमेजिन करूं, जस्ट इमेजिन अ वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ, और हम लोग कहेंगे एक राइडर है जो इस पोजीशन पे है और वो सक्सेसफुली, क्या हो गया बेटा, देखो यहाँ बिठाना पड़ेगा लगता है मेरे बहुत जल्द, तेरी जोड़ी तोड़ा उस वजह से मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पर कैसा एक राइडर है जो वेल ऑफ डेथ में इस तरह से टर्न ले रहा है, तो फिजिक्स का क्या एप्लीकेशन है जिसकी मदद से वो हो पाता है, वो इजीली टर्न ले पाता है। देखो अगर ये राइडर जब इस तरह से टर्न ले रहा है तो सबसे पहले अपन लिस्ट डाउन करते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक आपका वेट है mg विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग अपोजिट टू द वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ एक्टिंग अपोजिट टू द वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। देख लो अच्छे से, वेट लगा नीचे की तरफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगा, ऊपर की तरफ। जब तक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू वेट mg है तब तक ये आपका जो राइडर है वो इजीली टर्न देते रहेगा। अगर फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर मान लो वेट mg फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, है ना, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको होल्ड करके रख रहा है, मगर इस बार वेट mg क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, है ना। अब यहाँ आप देखे होंगे, नोटिस किए होंगे कि यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स mv²/r। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg। ओके, ठीक है, मान लिया। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, देखो म्यू एस इज इक्वल्स टू mv²/r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, ठीक है। और अब देखो ये m और m क्या हो गया, कैंसिल, v² या v² इज इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg/μs। देखो मैं ये लिख सकता हूँ v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg/μs। यानी देखो इससे ज़्यादा हुआ तो अच्छी बात है, √rg/μs से जो वैल्यू आएगी, मान लो वो 60 km/h हुई, तुम वहाँ पर बोल रहा हो वो कम से कम 60 की स्पीड से चलाओ, उससे ज़्यादा है तो अच्छी बात है ना, वो तो ज़्यादा है तो वो तो और सेफ है। तो उसने बोला कम से कम इसके बराबर, ज़्यादा से उससे जितना ज़्यादा हो सके उतना अच्छा। तो अगर आपसे कहा जाए मिनिमम
तो वी मिनिमम वैल्यू ऑफ वी क्या हो जाएगा फिर अंडर रूट ऑफ आर जी बाय। ये हम लोग ने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया ना बेटा, ये कैलकुलेट किए कि भैया कि कम से कम कितनी स्पीड से यहाँ पर गाड़ी आपको चलाना है। तो जो भी राइडर होता है, जो स्टंट्समैन होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं मौत के कुएं में, तो वो लोग क्या करते हैं कि देखो सबसे पहले जब वो आप असेंबली होती है आपकी, पूरा वो बन के तैयार हुआ, तो वहाँ पर जो एक इंजीनियर आके ये देखेगा इसका रेडियस कितना है, वो देखेगा आके कि भैया जिस प्लाईवुड का या जो भी चीज़ से बनाया गया है उसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है। ये वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करके क्या करेगा, वो डाल देगा। और डालने के बाद एक स्पीड लिमिट आ जाएगी, वो स्पीड लिमिट बता देगी कि भैया इसमें कम से कम तुम इतनी स्पीड से गाड़ी चलाओ, है ना। उससे तुमने कम कर दिए, जैसे मान लो स्पीड लिमिट 60 है, तुमने 60 के नीचे ड्रॉप करे तो 100% तुम नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो ये खेल है आपका कि भैया तुम कोई भी गाड़ी चलाओ वहाँ पे, तुमने देखा होगा मारुति भी चलाते हैं, कुछ बोलते होंगे कि अरे भाई वो तो मारुति भी चला ले रहा है वहाँ पर, तो वो अक्सर बताते हैं ना बाइक के साथ साथ मारुति, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ट्रक भी घुमा सकते हो वहाँ पे, है ना। तो भैया वहाँ पर उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, मास ऑफ द व्हीकल को इंडिपेंडेंट है। देखो वहाँ पर मास ऑफ द व्हीकल है क्या, है क्या फॉर्मूले में? नहीं। सारे स्पीड लिमिट्स, सारे एंगल ऑफ बैंकिंग के फॉर्मूले सब के सब मास ऑफ व्हीकल से इंडिपेंडेंट है, उसको कोई लेना देना है ही नहीं, कोई गाड़ी के मास से क्या लेना देना है। तो भैया चाहे वो बाइक हो, चाहे वो कार हो, कोई भी कार हो, वहाँ पर स्पीड लिमिट जो भी होती है सबके लिए सेम होती है। आप ये फॉर्मूले में डालते हैं, वो बोलता है कि देख भाई इतनी स्पीड से चला। ऑफ कोर्स वो लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, उससे ज़्यादा की स्पीड से चलाते हैं। 60 की स्पीड लिमिट है तो 80 से चलाएंगे, आपने देखा वो तेज़ी से भागते हैं ना। उनको बोल एक बार स्लो करके दिखा उसको ज़रा स्लो करके, स्लो बोले, स्लो में गाड़ी चला के दिखा, बोले न्यूट्रल करके चला के दिखा, नहीं गिरा धाड़ करके तो बोलना। वो तो एक्सीडेंट एक आध बार, कभी कभार गाड़ी में अचानक से कोई एरर आ जाता है ना। कुछ हुआ ऐसे, कई सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं कि कई बार गाड़ी में कुछ ना, तुम नहीं चलते चलते गाड़ी में कुछ हो जाता है ना। कभी मान लो कि उसके अंदर एयर आ गया, उसके अंदर कचरा आ गया पेट्रोल की टाँकी में, तो क्या होता है अचानक से गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी, मतलब इंजन मतलब वो नहीं कर पाता ना उतना रिएक्ट, तो फिर वो थोड़ा सा स्पीड डाउन हो जाती है। अगर स्पीड डाउन धड़ करके नीचे गिरते हो चुके हैं ऐसे हादसे, है ना। तो खैर इस तरह से आपने नोटिस किया ये सब स्पीड लिमिट्स के बारे में। तो यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा हुआ बैंकिंग ऑफ रोड से रिलेटेड। आपने क्या क्या पढ़ा देख लो अच्छे से। हमने सबसे पहले पढ़ा स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। एक हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे स्पीड लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। फिर हमने कहा कि देखो भैया स्पीड, इससे ज़्यादा अपन स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो म्यू और बढ़ाना, आर को भी और ज़्यादा बढ़ाना इज़ नॉट फ्रूटफुल, कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर कुछ और तरीका क्या हो सकता है वहाँ पर, ये हम लोग ने सोचे इस बारे में। तो फिर पता ये चला कि देखो भैया रोड को बैंक करना पड़ेगा। अगर रोड को बैंक करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, आपको जरूरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। फिर हम लोग ने एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला देखा था, 10 इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और साथ ही साथ ऑप्टिमम स्पीड का फॉर्मूला देखा था अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। फिर आज हम लोग ने देखा मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलॉन्ग अ कर्व बैंक रोड अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। फिर आज साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा कि अगर कोई बाइक है हॉरिजॉन्टल रोड पे वो टर्न ले रही है तो उसका एंगल ऑफ बैंकिंग का क्या हो सकता है, एंगल ऑफ लीनिंग बोल सकते हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हो सकता है, वही फॉर्मूला 10 इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बहुत जगह आता रहता है ये फॉर्मूला। अब हमने इसके साथ ही साथ ये भी देखा वेल ऑफ डेथ और वॉल ऑफ डेथ के बारे में, है ना, कि अगर कोई गाड़ी है वेल ऑफ डेथ में गोल गोल घूम रही है तो इसको पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल करना पड़ता है, उसकी मिनिमम स्पीड क्या होनी चाहिए वो सब आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, लिख लो। कुछ एग्जाम्पल्स अभी लूँगा, कुछ एग्जाम्पल्स कर लूँगा। A flat curve on highway has a radius of curvature 400 meters.
400 meters. Full stop. A car rounds a curve at a speed of 32 meter per second. Full stop. What is minimum value of coefficient of friction that will prevent car from skidding? A flat curve highway has a radius of curvature 400 meters. Radius of curvature is 400 meters. He is traveling at a speed of 32 meter per second. Okay. What is the minimum value of coefficient of friction so as to prevent the car from skidding? देखो, सिंस हम लोग जानते हैं v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी, मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड। एक हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल का फॉर्मूला ये है, स्क्वायर करो उसका तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी। देयरफॉर म्यू एस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, दैट इज म्यू एस इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। 32 का स्क्वायर क्या होता है, या फिर एक काम करो, डोंट स्क्वायर इट, जस्ट मल्टीप्लाई इट 2 टाइम्स। वी आर की वैल्यू लिख देता हूँ 400, जी की वैल्यू 10, 4 1 जा 4 8 जा 32 होता है ना, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 8 10 रेज़ टू पावर -3, समझा? ये 2 और ये 3 0, ये 10 रेज़ टू पावर +3 हो जाएगा, ऊपर जाके वो 10 रेज़ टू पावर -3 बचेगा 4, 32 डिवाइड बाय 4 विल बी 8। अब इसको करो मल्टीप्लाई, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1 256, इजंट इट? .256 ये आ गया आपका आंसर। Next, a motorcyclist to be treated as a point mass, ये वाला बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी मैं बोलूँ ऐसा बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपना कोई भी एक सिंबल स्टेट बोर्ड का SB या जस्ट BE जो भी ऐसा कुछ डाल के रखो, क्योंकि जो मैं बताऊँगा उनमें से ही कोई एग्ज़ाम में आएगा तुम्हारे को, ठीक है? इस टू
undertake horizontal circles inside the cylindrical wall or well of inner radius 4 meter. Full stop. Coefficient of static friction, coefficient of static friction between the tires and the wall is 0.4. Full stop. Calculate minimum speed and frequency necessary to perform stunt. G की वैल्यू लेना है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक मोटरसाइकिलिस्ट जिसको एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है एक सिलेंड्रिकल वॉल में, वही मतलब वॉल ऑफ डेथ ऑफ इनर रेडियस 4 मीटर, जिसका इनर रेडियस 4 मीटर्स है. तो जब वो स्टंट परफॉर्म कर रहा है तो वॉल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन 0.4 है. तो उसने पूछा है कि मिनिमम स्पीड क्या होगी, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी भी पूछ लिया है टू परफॉर्म द स्टंट. पहला वाला एकदम इजीली निकल जाएगा. मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, इजंट इट. अभी लिखे थे ना अपन ने, देखो. तो अंडर रूट ऑफ आर जी बाय म्यू, आर इज 4, जी इज 10.4, 100 यानी 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये आ गया हमारा स्पीड. फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला है पर अपॉन वी अपॉन 2 पाई आर, वी अपॉन 2 पाई आर, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है. एफ इजिकल्स टू 10 अपॉन 2 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा 8. देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.125 मल्टीप्लाई बाय 0.3182. कुछ चीज़ों के रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं ये जानना बेहद ज़रूरी है. जैसे देखो 2 4 जा 8, 1/8 0.125 होता है, 1/8 0.125 होता है. 1/पाई ये 0.3182 होता है, 0.3182. तो करो बेटा, फिर कैलकुलेशन करो कितना आ रहा. देखो अब ये ये होता है 0.399775 है ना. तो 0.3975 397 इनफ.
हर्ट्स, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 0.397 हर्ट्स। आया समझ में? ठीक है, क्या और कुछ? चलो ठीक है, बाकी कल देख लेंगे।